everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the PW लॉ वाला यूट्यूब चैनल जहां पे चल रहा है लॉ क्लैट 30 सुपर फास्ट मैराथन टू इंश्योर कि जितने भी क्लैट एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एक सुपर फास्ट रिवीजन भी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक रिवीजन और ये देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर कैसे होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ट्रांसफर, और इसमें एक और सब्जेक्ट को कवर करेंगे दैट इज एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ के वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है विच यू ऑल ऑट टू रिमेंबर, वो सब डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रांसफर, तो मैंने आपको हमेशा से क्लास में बोला है कि जिस स्टूडेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से समझ में आ गया है उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीजन बीइंग कि एक ट्रांसफर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो व्हाट आर यू कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर, टू परफॉर्म समथिंग, the other party should also get something, that is to say both the parties must get something for something, that is consideration होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए, lawful object lawful consideration होना चाहिए, enforceable by law होना चाहिए। एंड सेम थिंग ये ट्रांसफर में होता है। बट बिफोर बिगनिंग विद द सेशन रिमेंबर दिस थिंग, ट्रांसफर दो तरीके की प्रॉपर्टी का होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? दो तरीके की प्रॉपर्टी का होता है। एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का अगर हम बात करें इट इज गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेजिस्लेशन कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से लॉ के द्वारा गवर्न होता है? इट इज गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ऐसा नहीं है कि टीपी एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आल्सो डील्स विद और या फिर व्हिच आर आल्सो एप्लीकेबल टू मूवेबल प्रॉपर्टी, बट जनरली इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज अ मेजर पोर्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। सो जब हम टाइटल देखते हैं इट सेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ इट इज नॉट जस्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर होता है इसके साथ? प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर होता है। इज इट दैट आई एम ट्रांसफरिंग यू ओनली दिस पेन? If I have to transfer, I can give it to you. It is yours. Possession आपके पास है। But मात्र possession से कुछ नहीं होता ना। You should get the title of this pen so that you can do whatever you want to do with this pen. आप आगे सेल कर सकते हो, आप आगे लीज पे दे सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो। सो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तब होता है जब उसके एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं। An act by which a living person conveys property to one or more living person. एक एक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स जहां पे लिविंग पर्सन, दैट इज पर्सन शुड बी अलाइव, डेड पर्सन नहीं होना चाहिए। Convey means he transfers his property to one or more living person. Person should be living because dead person को property transfer तो नहीं होती है but will जरूर बनाई जा सकती है, which is governed by Indian Succession Act. Is it clear? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है एक ऐसी चीज है, एनीथिंग ओवर विच यू कैन हैव अ लीगल टाइटल, जिस पर आपका खुद का एक लीगल टाइटल हो सकता है, दैट इज टू से जिसकी ओनरशिप आपको दी जा सके। कैन आई गिव यू द ओनरशिप ऑफ एयर दैट आई हैव इन द सराउंडिंग? कैन आई गिव यू? नो। व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू नेचर। इट बिलोंग्स टू नेचर। प्रकृति है, मैं प्रकृति का अंतरण नहीं कर सकती। आई कैन नॉट ट्रांसफर इट विच इज नॉट माइंड। जो चीज मेरी नहीं है, जिसकी ओनरशिप टाइटल मेरे पास नहीं, आई कैन नॉट ट्रांसफर। आई कैन ट्रांसफर ओनली दैट ऑफ विच आई एम द ओनर। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में मूवेबल, इमूवेबल। व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच कैन बी मूव्ड, इमूवेबल विच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, tangible property which can be touched, intangible property which cannot be touched, private property belongs to an individual, public property belongs to the state at large, that is public की property है। personal property means my own property, and real property means which is actual the property, that is which you can actually touch, which you can actually see। now coming to the essentials of valid transfer। क्या होता है वैलिड ट्रांसफर का एसेंशियल्स? वही जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वही जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होगा। ट्रांसफर मस्ट बी बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्संस, दैट इज टू से पीपल लिविंग होने चाहिए, डेड पीपल नहीं होने चाहिए। एंड प्लीज फोकस ऑन द वर्ड टू और मोर। टू और मोर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब एग्रीमेंट सेल से नहीं हो सकता। रिकॉल द प्रोविजंस व्हिच वी हैव स्टडीड फॉर द एग्रीमेंट, दैट इज देयर शुड बी प्लुरलिटी ऑफ द पार्टीज। प्लुरलिटी मींस कभी भी एक सिंगल पर्सन का खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना बेटा। मैं किसके साथ एग्री करूंगी? ऑब्वियसली आई डू एग्री विद माय ओपिनियन, मेरे खुद के ओपिनियन है। बट जब हम बात करते हैं किसी चीज के एग्जिस्टेंस की, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसफर, वो किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए मेरा। सेकंड इज प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। ये लिविंग पर्सन मींस इट मींस अ ह्यूमन बीइंग, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अ डॉग। मूवी देखा है ना आपने, एंटरटेनमेंट मूवी देखा है, दे दनादन मूवी देखा है, उसमें आप डॉग्स को अगर या एनिमल्स को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है।
वाई? बिकॉज उनके साइड से कोई भी हम ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते या ये चीज नहीं समझ सकते दैट दे हैव एक्सप्रेसली कंसेंटेड टू इट। उनकी कंसेंट को हम जेन्युइन कंसेंट नहीं मान सकते। ऑल्सो एक ह्यूमन माइंड का हम कह सकते हैं कि हमें वहां पे एक्सप्रेसली उस चीज का वहां पे कमी दिखने वाला है। सेकेंड इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, इट मस्ट बी अलाउड टू बी ट्रांसफरेबल। मतलब मैम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं क्या विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? यस, देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है डिस्कस करेंगे। Person must be competent to transfer, that is competency of the contract wala, that is party should be major, party should be sound mind and not disqualified by law. ट्रांसफर मस्ट बी मेड इन मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, जो लॉ आपको मोड प्रिस्क्राइब करे उसी मोड में आप ट्रांसफर करेंगे। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रजिस्टर्ड ऑल्सो। हमने ये चीज स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ी थी कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड और रिटन में फर्क क्या है? रिटन मतलब सिर्फ लिख दिया, टाइपिंग हो सकता है, हैंड रिटन हो सकता है। रजिस्टर्ड मींस जहां आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके उनके रजिस्टर में रजिस्टर करवाते हैं। दैट मींस यू हैव पेड स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी पे किया है स्टूडेंट? स्टैंप ड्यूटी किसको जाता है? स्टेट ट्रेजरी को जाता है। ये टैक्सेस की तरह होते हैं विच दे यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और द स्टेट। And fifth is, this is third, this is fourth, and this is fifth. It says consideration or object of the transfer must be lawful. जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में consideration and object lawful होना चाहिए। Sixth is transfer must not be opposed to the nature of the interest. Nature of the interest का मतलब क्या है? जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति के हित में है, उसके विरुद्ध आप कोई भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। That means law allows me, nature allows me to transfer what is mine. The thing which does not belong to me कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि आई कैन नॉट ट्रांसफर विच इज नॉट माइन। मतलब रेस नालिस का कंसेप्ट अप्लाई होता है। व्हाट डज रेस नालिस स्टेट्स? रेस नालिस कहता है थिंग्स विदाउट ओनर। क्या कहता है स्टूडेंट्स? थिंग्स विदाउट ओनर। बहुत सारी चीजें जो विदाउट ओनर है, एयर, वाटर, बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि जिसका कोई ओनर नहीं है। आई कैन नॉट ट्रांसफर। देयर इज सन, मून, स्टार्स, कैन आई ट्रांसफर दैट टू यू? ऑब्वियसली आई कैन नॉट ट्रांसफर दैट टू यू क्योंकि मैं उसकी ओनर नहीं हूँ। अंडरस्टूड? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स तो हम आगे बढ़ेंगे। Now moving ahead students, let's see that who can be a transferee and who can be a transferer. कौन कौन transferee हो सकता है? Transferee means students, it means the promisee, it means the buyer जिसको हम property transfer कर रहे हैं। Transferer means promiser, that is the seller, or I can also say the owner of the property who is transferring the property. Transferee कौन हो सकता है? कोई भी person हो सकता है, किसी को भी आप अपनी property transfer कर सकते हैं। But अगर students transfer ऐसा है जिसमें लाइबिलिटी अराइज हो रही है और जिसमें नो लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो अगर जहां लाइबिलिटी अराइज हो रही है वहां पे ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है तो हम एनी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी अ माइनर पर्सन, इट कैन बी मेजर, इट कैन बी साउंड, एंड कैन बी अनसाउंड माइंड पर्सन। कैसे? लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया? जहां पे हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल कर रही हूँ तो आपसे पैसा लूंगी ना। अगर आप मेजर हो तो आप लाइबल हो, आप कॉम्पिटेंट हो। लेकिन अगर आप माइनर हो तो मैं ऐसी लाइबिलिटी इंपोज करने वाला ट्रांसफर आपको नहीं कर सकती। बट ऐसा ट्रांसफर कर सकती हूँ जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा कौन सा ट्रांसफर होगा? गिफ्ट होगा। आई कैन गिफ्ट यू माई हाउस, एब्सोल्युटली आई कैन गिफ्ट यू माई हाउस, बिकॉज गिफ्ट देने से आप पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इनफैक्ट आपका फायदा है, आप मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं देने वाले हो। तो ऐसा ट्रांसफर जिसमें ट्रांसफरी की कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, उसमें ट्रांसफरी कोई भी हो सकता है। Incompetent person can be a transferee, but a transfer where a liability arises, the transferee can always, or the transferee always have to be a competent person. Second is, who is a transferer? ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरी प्रॉपर्टी ऑफ whom you are not the owner, can you transfer? You cannot. ऑथराइज टू ट्रांसफर, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी बना के मैंने आपको बोल दिया बेटा जाओ सेल माय प्रॉपर्टी और फाइंड अ गुड लेसी फॉर माय प्रॉपर्टी, तो आप जा सकते हो। यू आर ऑथराइज्ड बिकॉज आई हैव ऑथराइज्ड, और प्रोबेबली द लॉ हैज ऑथराइज्ड यू। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दैट इज जो ओनर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है दैट शुड बी 18 प्लस, साउंड माइंड होना चाहिए, ही शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, and he should be also able to make the rational decisions with respect to that contract. Not disqualified by law मतलब convict नहीं होना चाहिए, convicted person नहीं होना चाहिए, and alien enemy नहीं होना चाहिए। Okay, now what can be transferred? हमने बोला anything can be transferred। हमने क्या बोला? Anything which is allowed to be transferred can be transferred।
ओनली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। और मैंने बोला एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट दीज थिंग्स, दीज फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते? चांस ऑफ हेयर अपेरेंट। हेयर अपेरेंट मीन्स व्हाट? मुझे ये उम्मीद है कि शायद मैं अपने घर में एक वारिस बनने वाली हूं इन फ्यूचर, एनीवेज आई एम गोइंग टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम माय पेरेंट्स, तो चलो आज ही ट्रांसफर कर देते। नहीं, क्योंकि आज मेरे पास वो प्रॉपर्टी नहीं आई है। सेकंड इज चांस ऑफ लेगेसी। लेगेसी मीन्स गेटिंग अ प्रॉपर्टी थ्रू विल। अगर कोई पर्सन को लग रहा है कि रिलेटिव उसको वसीयत बना के दे देगा और वैसे वसीयत आने ही वाली है उसके पास, तो आज ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। नहीं, बिकॉज यू डू नॉट हैव द ओनरशिप और द टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी टुडे। एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। उम्मीद है कि शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती, उम्मीद है कि एक लाइक नेचर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई हैव अ पॉसिबिलिटी, आई हैव एन पॉसिबिलिटी, एक सॉरी लाइक नेचर की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, चांस लग रहा है कि शायद 250 फिशेस आज तो मैं तालाब से पकड़ के ले आऊंगी। मैं तालाब जाती हूँ उससे पहले आपको बोल देती हूँ 250 फिशेस आपकी। कैसे मैम, अभी तो तालाब में गए नहीं हो। क्या चांस है, क्या पॉसिबिलिटी है मैं 250 फिशेस लेके आ ही पाऊंगी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। राइट ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट मीन्स दैट पर्टिकुलर राइट जो कि हमारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए हमें राइट देता है। तो ईजमेंट राइट हमेशा डोमिनेंट हेरिटेज से अटैच्ड होता है। तो मेरे घर में सनलाइट वगैरह आ रही है तो वो मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकती कि बेटा सनलाइट को एंजॉय कर लो, एयर को एंजॉय कर लो, रस्ते को एंजॉय कर लो। व्हाई? बिकॉज दैट इज अटैच्ड टू माय प्रॉपर्टी। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करूं और ईजमेंट्री राइट आपको दे दूं, ये अलाउड नहीं है। ईजमेंट्री राइट कैन ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड व्हेन इट इज अटैच्ड टू द डोमिनेंट हेरिटेज। दैट इज टू से easementary right can always be transferred when the dominant heritage is also transferred। तो जब मैं अपना घर आपको ट्रांसफर कर दूं तब उसके साथ I can transfer the right to enjoy air, sunlight and even the रास्ता also। फिफ्थ इज रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। जहां मैंने आपको इंटरेस्ट ही रेस्ट्रिक्टेड दिया, आप आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी में राइट दिया है एज अ लेसी, लीज क्रिएट किया, तो आगे आप सब लीज कर सकते हो बट उसको सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिमिटेड राइट दिया। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी दिया, ओनरशिप का राइट नहीं दिया। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, दीज आर पर्सनल राइट्स। राइट टू स्यू, किसी को स्यू करने का राइट, वो पर्सनल राइट है, वो खुद करेगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिसेस, क्या पीएम सीएम या राजा बोल सकते, राजा तो चलो बोल सकता है, क्या पीएम सीएम आईएएस जजेस बोल सकते हैं ये गद्दी हमारी है तो हमारे अगली जनरेशन को हम ट्रांसफर करते हैं? नहीं। दोज आर स्किल बेस्ड, दोज आर पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होल्ड करते हैं और एक समय के बाद उस पर एक क्वालिफाइड पर्सन आता है। पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं कर सकते। वैसे हमारे पेरेंट्स अपनी सैलरीज और पेंशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते हम काम करें और डिपार्टमेंट को बोले कि हमारे बच्चों के अकाउंट में सैलरी डाल दो। नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। वो उनके अकाउंट में ही आने वाली। वो अलग बात है कि आगे पिताजी या माताजी हमें पॉकेट मनी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल सेक्शन नंबर 54। दिस मींस टोटल ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। मतलब स्टूडेंट्स इसमें ऑल राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, सारे के सारे राइट्स आपके पास आ जाते हैं और आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस। या तो हमने पूरी प्राइस पे कर दी है या हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पे करेंगे, या आधी पे कर दी है एंड आधी आगे पे करने के लिए बोल रहे हैं। दैट बिकम्स सेल। सेल होती कैसे है? सेल का तरीका है या तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको दे दूं या फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कराएं। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब जाइए सब रजिस्ट्रार के पास या रजिस्ट्रार के पास और वहां पे एक डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी एंड वी नीड टू इंश्योर दैट वी हैव सम अटेस्टिंग विटनेस आल्सो विद अस। मतलब गवाह भी लेके आना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल हाउ मेड। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टूडेंट्स लेस देन 100 है तो मैं या तो डिलीवरी कर सकती हूँ प्रॉपर्टी का या फिर आपको क्या कर सकती हूँ, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट दे सकती हूँ। या तो मैं बोल सकती हूँ 100 रुपीज से वैल्यू की कम की प्रॉपर्टी है मेरी कि बेटा आके पोजेशन ले लो, रह लो आराम से घर में। या फिर मैं आरआई भी बना सकती हूँ, दैट इज रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। एंड अगर इक्वल टू और मोर देन 100 है तो हमेशा और हमेशा मुझे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही बनाना पड़ेगा। ओके, मॉर्गेज मींस हम डेट ले रहे हैं। इसको किसके साथ पढ़ना है स्टूडेंट्स? प्लेज के साथ पढ़ना है। व्हाई? बिकॉज प्लेज किसका होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का। मॉर्गेज किसका होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कॉन्सेप्ट सेम है एज इट इज कि हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक डेट लेते हैं और उस डेट को सिक्योर करने के लिए इन रिटर्न या मैं कहूं कोलेट्रल के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी को वहां पे क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन के पास मॉर्गेज कर देते हैं। तो इसमें भी एक स्पेसिफिक राइट है हमारा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, उस प्रॉपर्टी में लिमिटेड इंटरेस्ट आ जाता है। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। मान लीजिए अगर मुझे आपसे 5000 रुपीज लेना है तो आप बोलोगे ना मैम कुछ कोलैटरल रखो, अपनी जमीन गिरवी रखो हमारे पास। हालांकि इसको गिरवी नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बंधक कहते हैं। गिरवी क्या होता है? गिरवी इज प्लेज। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो 5000 रुपीज मैंने आपको दिया ये मैं लेके कहीं पर भी नहीं चली जाऊंगी, तो इस मामले में वो सिक्योरिटी के तौर पे मैं अपना घर आपके पास रख जाती हूँ।
रख जाती हूँ मतलब आपको पोजेशन दे देती हूँ, ऑब्वियसली इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय लोन। मॉर्गेज होगा कैसे, अगर प्रॉपर्टी लेस देन 100 है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर देंगे या आरआई बना लेंगे। अगर प्रॉपर्टी इक्वल और मोर देन 100 है तो फिर हमें हमेशा आरआई ही बनाना है। नेक्स्ट इज पार्टीज कौन होता है, मॉर्गेजर, जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, दैट इज टू से ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मॉर्गेजी कौन होता है, जिसको हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके आते हैं। मॉर्गेजर का राइट होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इज टू रिडीम, टू गेट बैक, टू टेक बैक द पोजेशन एंड द राइट्स ऑफ योर प्रॉपर्टी व्हेन यू हैव ऑलरेडी पेड द डेट। जब मैंने पैसा दे दिया आपको तो मैं अपना घर का पोजेशन आपसे वापस लूंगी ना, तो दैट इज द राइट ऑफ द मॉर्गेजर, दैट इज राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये दो वर्ड्स आपके सामने आ सकते हैं स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन एंड फोरक्लोजर। एंड फोरक्लोजर, फोरक्लोजर का राइट किसका होता है, मॉर्गेजी का। कब अराइज होता है, जब आपका मॉर्गेजर पेमेंट करने में फेल कर दे, जब वो डेट ना दे, मैंने आपको 5000 रुपीज वापस नहीं दिया, आप फोरक्लोज कर सकते हो मॉर्गेज को, दैट इज टू से यू कैन सेल माई हाउस। ओके, नेक्स्ट इज लीज। लीज मीन्स इट जस्ट लाइक रेंट एग्रीमेंट, इट्स जस्ट लाइक लीव इन लाइसेंस, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है उसमें, अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन योर लोकल लॉस ये कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं। लीज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रही हूँ, इन रिटर्न मैं आपसे कंसिडरेशन भी ले रही हूँ, जहां पे मैंने आपको राइट कौन सा दिया, टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, आप मेरी प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हो। मेड फॉर अ सर्टन टाइम, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, या तो प्राइस पे कर दिया या प्रॉमिस कर दिया या मनी दे दिया, शेयर इन क्रॉप्स दे दिया, क्योंकि 1882 का एक्ट है, उस वक्त क्रॉप्स देते थे, बार्टर सिस्टम चलता था, कोई सर्विसेज दे दी आपको या कोई भी दूसरी वैल्यूएबल चीज दे दी आपको, जो हम बोल रहे हैं कि इसको हम पीरियोडिकली देंगे या स्पेसिफिक ओकेजन पे देंगे। पीरियोडिकली हर एक एक महीने बाद, ओकेजनली जैसे गांव में क्या होता है बेटा, जमीन अगर हम देते ना खेती बाड़ी के लिए, तो वो कुछ महीने होते हैं या 3-4 ऐसा कुछ महीनों का टाइम लगा देते कि होली से दिवाली, दिवाली से होली, ऐसा सिस्टम करते हैं। टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी, लेस लीज करता कौन है, ट्रांसफर करता है, देता किसको, लीज ट्रांसफरी को। होगी कैसे लीज, लेस देन 100 रुपीज है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर देंगे या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 100 है तो हमेशा हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। फिर आता है हमारा प्रॉपर एंड मैं कहूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट द फेवरेट टॉपिक, दैट इज गिफ्ट, जिसको हिंदी में उपहार तो नहीं कहते, दान कहते हैं। अब दान आप सोचोगे कि मैम इंग्लिश में इसको चैरिटी कहते हैं, हाँ जी चैरिटी तो होता है, लेकिन अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट का हिंदी अनुवाद दान दे रखा है, वहां पे उसको दान ही बोला जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड चैरिटी, क्या फर्क है गिफ्ट और चैरिटी में। कभी ये नहीं बोलना कि मैम कोई रोड पे सड़क पे बैठा था, कोई था नीडी पर्सन तो मैंने उसको कुछ चीज दे दी, दैट इज गिफ्ट, दैट इज नॉट गिफ्ट। गिफ्ट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन वेदर ही इज नीडी और नॉट नीडी, बट चैरिटी इज ऑलवेज गिवन टू अ नीडी पर्सन। आप भला करते हो ना, पुण्य कमाते हो, कोई जिसके पास इतना पैसा नहीं है, जो भीख मांग रहा है लोगों से, या जो दूसरों पे आश्रित है, जिसके पास अपना सोर्स कुछ भी नहीं है, रोड पे रह रहा है, उसको आप भला करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जो चीज देते हैं वो चैरिटी में आती है। गिफ्ट क्या आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप नीडी पर्सन को दो, हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं गिफ्ट, उन्हें जरूरत है क्या, नहीं, बट कुछ ओकेजन पे देते हैं ना, एज अ टोकन ऑफ मेमोरी, एज अ टोकन ऑफ लव, तो दैट बिकम्स गिफ्ट। सेक्शन 122, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये वो सेक्शन है जो कि बात करता है कि गिफ्ट मूवेबल का भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। बाकी बाकी स्टूडेंट्स, लीज हो गया, सेल हो गया, मॉर्गेज हो गया, ये हमेशा और हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। गिफ्ट मूवेबल इमूवेबल दोनों का हो सकता है। वॉलेंट्री किया जाता है, अपनी मर्जी से, विदाउट कंसिडरेशन। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो गिफ्ट उसमें एक्सेप्शन पढ़ा था। हमने जनरल रूल क्या पढ़ा था, एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सेप्शन है गिफ्ट, गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता, स्टिल क्या होता है, वैलिड एग्रीमेंट होता है। बाय वन पर्सन जिसको हम बोलते हैं डोनर, टू अनदर पर्सन जिसको हम बोलते हैं डोनी, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। गिफ्ट होता कैसे है, मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट करना है तो आप डिलीवरी बाय पोजेशन भी कर सकते हो या फिर आरआई भी बना सकते हो, लेकिन जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर हो गया, लैंड हो गया, ये सब ट्रांसफर करना है गिफ्ट के तौर पे, तो हमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही बनाना पड़ेगा। अगर गिफ्ट हम कर रहे हैं तो उसको डोनी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जबरदस्ती किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस कब तक हो, जब तक कि डोनर की लाइफ टाइम हो, जब तक डोनर जीवित है तब तक, एंड जब तक वो स्टिल केपेबल है वो गिफ्ट देने के लिए। मान लो अगर उसने प्रॉपर्टी बेच दी, अब तो वो केपेबल नहीं है ना गिफ्ट देने के लिए, तो जब तक वो केपेबल है गिफ्ट देने के लिए तब तक आप उससे क्या कर सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं। अगर डोनी की डेथ हो जाए बिफोर एक्सेप्टेंस, हाँ उसने बोला कि ठीक है गिफ्ट ले लेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट करता उससे पहले उसकी डेथ हो गई, गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब अब गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा, डोनर गिफ्ट नहीं देगा।
और अगर फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया तो वो भी वॉइड होता है। मैं बोल रही हूँ बेटा आज से 2 साल बाद मेरे पास ऑडी आ जाएगी, तो मैं आज आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती हूँ, गाड़ी आज ही ट्रांसफर कर देती हूँ, नॉट अलाउड, क्योंकि वो फ्यूचर में होगी ना, जिसका आज मैं ओनर ही नहीं हूँ वो मैं आज ट्रांसफर नहीं कर सकती। सो ऑल दीज थिंग्स वर द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी लॉ जो कि डील करता है आपके इन्वायरमेंट से। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ एनवायरनमेंट में देखो सबसे पहले हमें क्या चीज दे रखी है कि हमें एनवायरनमेंट का मतलब समझना। चलो लिटरल मीनिंग समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारी प्रकृति है, यही सब हमारा एनवायरनमेंट है। जिस भी चीज से हम सराउंडेड है, बीट वाटर, सनलाइट, एयर, माउंटेन्स, एनीथिंग, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। The word environment relates to surroundings. It includes virtually everything. जरूरी नहीं कि जो मुझे दिखे वही एनवायरमेंट है ना, जो मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी तो एनवायरमेंट है। पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी defined as anything which may be treated as covering the physical surroundings that are common for all of us. जो physical surroundings में है, पेड़ है, चिड़िया है, वाइल्ड लाइफ है, everything including air, space, land, water, plants and wildlife. Environment Protection Act 1986 का स्टूडेंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है व्हाट इज एन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पैसेज में कोई चीज आई है तो क्या वो एनवायरमेंट का हिस्सा है या नहीं है। इट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड आर इंटर रिलेशनशिप विथ एंड द इंटर रिलेशनशिप, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है विच एग्जिस्ट अमंग and between water, air and land and human beings, other living creatures, plant, microorganism and property. कुछ प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। ये कब इन्वॉल्व हुआ था स्टूडेंट्स? इंडिया में भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी में यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ था, हम कहें तो इवॉल्व हुआ था। दैट इज टू से कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी लाइबिलिटी होगी नो मैटर व्हाट डिफेंस यू हैव। ये कोई भी डिफेंस अलाउ ही नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउज यू टू टेक द डिफेंसेस व्हिच द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डज अलाउ यू। So it says it applies in the environmental law to assess the risk of the environmental law, and thereby the liability can be given to the person for unlawful act. So Bhopal gas tragedy mein we all know that where an enterprise is occupied with inherently dangerous or hazardous activity, क्या जरूरी है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के लिए? दैट आप अपनी प्लेस पर ऐसी चीज लेके आना चाहिए and that thing should escape your boundary and cause and hazardous activity की वजह से inherently dangerous damage cause हो which becomes impossible कि आप उसको वापस उसका इफेक्ट नलीफाई कर सकते हो, and harm results to anybody by which virtue of mishap in the operation of such dangerous and naturally unsafe movement coming about, for instance in gateway of poisonous gas, एंड गेट अवे, सॉरी नॉट गेटवे, इन गेट अवे ऑफ अ पॉइजनस गैस। अगर कोई पॉइजनस गैस है, मेरे यहाँ पे केमिकल प्लांट है, सो आई हैव टू इंश्योर कि वो एस्केप ना हो जाए। अगर हो गई, लोगों ने उसको इनहेल कर लिया तो डेथ तो कंफर्म है। सो पब्लिक एट लार्ज का जो वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो लंबे समय तक देखने को मिल रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी में। The enterprise is strictly and completely obligated to repay every one of the individual who are influenced by the accident, and such risk is not subject to any exemption. Accordingly, Supreme Court created another trend, that is absolute liability without exemption. Exemption means without any defense. Next doctrine आता है polluter pays principle. Simple सा concept है, जो pollute करेगा वो pay करेगा। जिम्मेदारी है उसकी जिसने कि यहाँ पे कोई घातक चीजों का प्रयोग किया है। If anyone intentionally spoils the water of another, किसी और का पानी खराब किया, let him not only pay damages, सिर्फ damages pay करने को नहीं बोलेंगे, but also purify the stream or cistern which contains the water, ऐसा प्लेटो ने बोला है। Plato said that let them clean that particular stream or cistern, that is the object or the utensil in which the water is, or the ecosystem जहाँ पे वो water contained है। It can be lake, it can be pond, it can be anything जहाँ पे water collectively accumulated है। सो अगर इंटेंशनली किसी ने स्पॉइल किया है उसको, तो उसको बोलो कि सिर्फ डैमेजेस पे ना करे, उसको ठीक भी करे। Polluter pays principle has become a very popular concept lately. If you make a mess, it's your duty to clean it up. This is the fundamental basis of the slogan. It should be mentioned that in the environmental law, the polluter pays principle does not allude to default. आपको फॉल्ट करके जाने नहीं देता है, रुको खड़े रहो, पनिशमेंट मिलेगी अभी और। Instead, it supports a remedial methodology.
ये कौन सी मेथोडोलॉजी को अपनाता है स्टूडेंट्स? रेमीडियल, दैट इज यू हैव टू गिव द रेमेडी ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट penal, it is also remedial, which is considered with repairing natural harm. It's a rule in international environment law where the polluting party pays for the harm or damage done to the natural environment. Next is precautionary principle, that you have to take precaution to ensure that no harm is caused to the environment. Supreme Court in India in Vellore Citizen Forum case developed the three concepts for precautionary principle. ध्यान रखना वो three principles कौन कौन से, I mean to say इस principle में three elements क्या है? पहला, environment measures must anticipate, prevent and attack the causes of the environmental degradation. कोई भी ऐसा चीज है जिससे कि एनवायरमेंट को अटैक हो सकता है तो वो हमें एंटिसिपेट करना है. एंटिसिपेट मींस पता लगाना है, प्रिवेंट करना है और ये मेजर्स तय करने हैं कि हम कैसे उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लैक ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रीजन ऑफ पोस्टपोनिंग मेजर्स. आप ये नहीं कह सकते सॉरी सर वी वर नॉट साइंटिफिकली डेवलप्ड, वी आर नॉट टेक्निकली साउंड पीपल, सो हमसे ये जो है एनवायरमेंटल हजार्ड हो गया. नो, यू हैव टू पे एंड दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू exempt your liability from such hazard. Point number 3, onus of proof is on the actor to show that his action is innocent. So the guilty person has to show that there was no such intention. He has to show कि वो जो damage हुआ है it was not caused because of his deeds or actions. Next principle is public trust doctrine. It says that air, water और जितनी भी चीजें हैं ये public को भी क्या करती है? Public भी use करती है. It falls in a public domain. So अगर मैंने थोड़ी सी भी वाटर को या एयर को पल्यूट किया तो पब्लिक एट लार्ज क्या होने वाला स्टूडेंट्स? यहाँ पे उनका इंटरेस्ट हैम्पर होगा, उनका एक ट्रस्ट टूटेगा. The public trust doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, water, sea and forest have such a great importance to people as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. ऐसा नहीं है ना कि एयर वाटर है तो ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं उसको गंदा करूं, नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. इंडिविजुअल वहां पे आके अपना राइट उस पे क्या नहीं कर सकता, स्थापित नहीं कर सकता. यू कैन नॉट इम्पोज योर राइट ओवर देयर. नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आप क्लास 4th 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, जो बोलता है कि अगर आप करंटली इस टाइम पे रह रहे हो तो यूज द रिसोर्सेज इन सच अ जुडिशियस मैनर दैट यू इंश्योर द sustainability of the resources for your next generation also. We have to use resources judiciously, carefully, so that resources does not get extinct, खत्म ना हो जाए वो. तो 1987 में Brundtland report first discussed the principle of sustainable development. It stated that the principle of sustainable development means kind of development where the essential needs of specially the poor are met in present without compromising the future generations' ability to meet their needs. The primary focus of sustainable development in this regard is environmental protection. This principle has been accepted globally. तीन element ध्यान रखना है. First is integrational equity. Integrational equity it means ऐसा नहीं कि एक country ने अगर कोई pollution किया है या environment को नुकसान किया तो that country is only liable. Everybody is equally liable. The liability has to be shared. एंड इक्विटी मीन्स जो भी आपका रिसोर्सेज अवेलेबल है दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. वन कैन नॉट बी ग्रीडी, वन कैन नॉट बी सेल्फिश एंड यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ स्टेटिंग दैट हमारा डेवलपमेंट सुपीरियर है, हमारा डेवलपमेंट इज द प्रायोरिटी और नीड ऑफ एन आर्ट. नो, इट इज नॉट. Development for each and every person and each and every country on this earth deserves it. Okay, means each person must leave some kind of wealth for future generation. हम तो आर्टिकल 39 में भी बोल रहे हैं, आर्टिकल 39 में बोल रहे हैं ना, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, राइट? यस और नो? प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन सम पर्टिकुलर हैंड्स ओनली. सेकेंड बोल रहा है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज है आप उसका सस्टेनेबल यूज करो. इट मींस दैट आज भी यूज कर लो लेकिन बाद में भी वो सस्टेन्ड रहे, वो कंटिन्यूड रहे, कंसिस्टेंट रहे अपने एग्जिस्टेंस में. aims at judicious, wise, careful and rational use of natural resources. Third is integration of environment and development. You cannot develop your nation or country, or you cannot ensure the development of the the whole world at the cost of the environment. माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट. उस इंफ्रास्ट्रक्चर का करोगे क्या, उस डेवलपमेंट का करोगे क्या जब आपकी प्रकृति ही आपका साथ न दे आपको इस जीवन को अच्छे से व्यापन करने में. माना एसी वगैरह सब कुछ लगा दिया बट द environment is not allowing you to live.
इतना ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो, एसिड रेन्स हो जाए तो कह रहे हैं हमें एक इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाना है, एनवायरमेंट में भी डेवलपमेंट में भी। आप डेवलपमेंट करो अपनी कंट्री का, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, यू हैव टू इंश्योर दैट द एनवायरमेंट इज इक्वली प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारी चीजें थी हमारे पास, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पैसेजेस से। So the first passage deals with the students transfer of property act। देखो अच्छे से क्या बोल रहा है, the concept and the meaning of immobile property are significant in the field of property law। Absolutely, जो immobile property का concept है और उसका meaning है बहुत important रहता है। Immobile property refers to the land and any permanent structure attached to it। We have already studied that what is meant by immobile property। क्या क्या आता है उसमें, land आता है, building आता है, anything arising or any benefit arising out of the land, and anything attached to what is so attached to the earth। That means light, fan, your locks, keys, windows, these all are immovable property। It is also known as real property or real estate। real property क्यों है? क्योंकि उसका वास्तविक अस्तित्व है, you can touch it, you can sense it, you can see it। In contrast, movable property refers to assets that can be physically moved or transferred, such as vehicle, furniture, cash, कार वगैरह कुछ भी आ सकता है। Immovable property is characterized by its attachment to the land। आप देखो, अगर कोई चीज लैंड को अटैच्ड है हम बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर अटैच नहीं है तो मूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक घर है, ये एक वॉल है, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोर पे एक लाइट रखी हुई है या एक फैन रखा हुआ है तो हम कहेंगे मूवेबल है। बट द मोमेंट आई अटैच दिस फैन टू द सीलिंग, और द मोमेंट आई पुट और attach that particular light to the wall of that particular house, तो हम बोलेंगे इट बिकम्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। अटैचमेंट के उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे प्रॉपर्टी इमूवेबल है या मूवेबल है। अटैचमेंट कैन आइदर बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। या तो अटैचमेंट नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल मीन्स अपना आप ही हुई है, आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन मेड, दैट इज मैन मेड। Natural attachment includes tree, plant or other vegetation growing on land, while artificial attachment encompasses building, houses, fence and wells constructed on land। The definition and the classification of immovable property may vary in different jurisdictions। However, some common example of immovable property include first land। सबसे बड़ा आपको क्या बोला स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे immovable property में, land है। This refers to the surface area of the earth, जो अर्थ का surface area है वो है। सॉइल भी आता है, इंक्लूड्स एनी स्ट्रक्चर परमानेंटली फिक्स्ड टू इट सच एज बिल्डिंग और हाउस। बेटा ये लैंड है तो इस लैंड के ऊपर ही तो ना हमने दीवार बनाई, हमने दीवार बनाई और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक घर बनाया, यस बन गया क्यूब। तो ये जितनी भी दीवारें हमने खड़ी की है इस पर्टिकुलर लैंड पे, ये क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि मैम ये हमारा एक मूवेबल प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन चुका है। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैटेगराइज किया गया है दैट इज लैंड। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड कर रखा है, इन्होंने कहा है माइंस, मिनरल्स एंड सबसॉइल राइट्स। These rights relate to the extraction of minerals and resources found beneath the surface of land, including coal, gas, oil, precious metals। तो ये क्योंकि लैंड के नीचे, although we extracted, but क्योंकि ये surface के नीचे, ये भी immovable property में आता है। Easement and servitude, these are the rights of the privileges attached to a particular immovable property, allowing the property owner or a third party to use a specific portion of land for a particular purpose, such as a right of way or right to access water resource। तो हमारा घर है अगर और उसके पास में कोई रास्ता है जाने का, तो ये रास्ता क्या हो जाता है, ईजमेंट्री राइट हो जाता है, क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा हम इस घर को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो दैट बिकम्स एन ईजमेंट्री राइट। नेक्स्ट इज फिक्सचर्स। These are objects that were initially movable, लेकिन बाद में immovable बन जाते हैं because हमने उसको अटैच कर दिया, जैसे कि फैन को अटैच कर दिया, but have become permanently attached to the land or structure on the land। Examples include built-in cabinets, installed light fixtures or healthy systems। Fifth is apprentices। These are the rights of privileges attached to immovable property, such as air right, water right, right to use common areas in a condominium कॉम्प्लेक्स। तो दीज आर व्हाट, ये वो राइट है जो कि इन कॉमन सब लोग यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे, इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज क्रूशियल बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस द लीगल राइट एंड रिस्पांसिबिलिटीज एसोसिएटेड विद लैंड एंड स्ट्रक्चर। ओनरशिप ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफन इन्वॉल्व्स legal consideration including land registration, transfer of ownership, encumbrances and right and obligation of property।
It is important to consult specific laws and regulation in your jurisdiction to fully comprehend the legal framework surrounding the immovable property. Property laws can vary significantly between countries and local laws. तो प्रॉपर्टी का जो लॉ है स्टूडेंट्स वो कंट्री टू कंट्री स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है एंड इट मे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स एंड डेफिनेशंस जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पीवाईक्यूज, नॉट पीवाईक्यूज बट एमसीक्यूज. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Rahul purchased a vacant plot of land and built a house on it. He also planted several fruit trees in backyard. After a few years, Rahul decided to sell the property to Priya. During the inspection, Priya noticed that the fruit trees were well established and asked Rahul if they were included in the sale. Rahul confirmed that the trees were the part of the property and would be transferred along with the land. उसने बोला कि हाँ, जो घर के बैकयार्ड में जितने भी फल फूल सब्जी है वो सब मैं आपको घर ट्रांसफर करूंगा तो उसके साथ देने वाला हूँ. That Rahul also confirmed. However, after the sale was complete, Rahul dug up the fruit trees and took with him. जब सेल कंप्लीट हो गई और इससे पहले प्रिया पोजेशन लेती, वो फ्रूट ट्रीज उठा के अपने साथ घर ले गया. प्रिया क्लेम्स दैट फ्रूट ट्रीज शुड बी कंसिडर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी. कि फ्रूट ट्रीज क्या है? उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है. विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रिंसिपल बेस्ट सपोर्ट्स प्रियास क्लेम? बताओ, ये कौन सा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? ये कौन सा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है? वो जो कि हमने खुद लगाई है. फ्रूट ट्रीज है ना. देखो स्टूडेंट्स, राहुल ने he also planted several trees, मतलब खुद से फिक्स किया है. तो it becomes doctrine of fixture, principle of natural attachment और property that is concept of movable property और doctrine of easement. easement नहीं है, movable property नहीं है, naturally attach हुआ नहीं है because उसने खुद से वो plants लगाए हैं. So it is the doctrine of fixture. Clear है ये चीज? आगे चलेंगे. Next question. Emma purchases a piece of land that has an old dilapidated house on it. हाउस की थोड़ी सही दशा नहीं है. She decides to renovate the house and invest a significant amount of money to make it habitable. After completing the renovation, Emma rents out the house to the tenant. According to the passage, which of the following best describes the legal classification of the renovated house? ये क्या है? क्या ये movable property है? क्या ये immovable property है due to the attachment of the renovated structures of land? Movable property because it is rented, immovable property since it was purchased along with the land. तो इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स? इसने देखो, she decided to renovate the house and invest a significant amount of money in making it habitable. तो renovation का मतलब क्या हो गया? घर वगैरह को कलर वगैरह क्या होगा? तो renovated house तो अभी भी immovable property है ना, due to the attachment of the renovated structure to the land. जो उसने दीवार रेनोवेट की, जो उसने सीलिंग, जो उसने फ्लोर रेनोवेट किया, वो सब ऑलरेडी अटैच्ड है. वो घर से अटैच्ड है. और घर किससे अटैच्ड है? लैंड से अटैच्ड है. देयरफॉर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज जो भी रेनोवेशन किया है वो स्ट्रक्चर किसको अटैच्ड है? दैट इज अटैच्ड टू द लैंड. क्वेश्चन नंबर 3. Maria purchased a plot of land and decided to build her dream house on it. During the construction, she hired a contractor who installed custom-made cabinets in the kitchen. कंस्ट्रक्शन के वक्त कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? स्टूडेंट्स, कैबिनेट किचन्स होते हैं ना, जिसमें आपके ड्रॉर्स वगैरह लग जाते हैं, कैबिनेट्स बन जाते हैं. द कैबिनेट्स वर बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर द स्पेस एंड वर सिक्योरली अटैच्ड टू द वॉल एंड फ्लोर. वॉल एंड फ्लोर पे हमने अटैच किया, फिक्सचर किया. However, after completing the construction, Maria decided to sell the property. Which of the following statement is legally accurate regarding the cabinets? तो cabinets किसकी कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट्स? कैबिनेट फिक्सचर्स की कैटेगरी में आने वाले हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे. तो इट सेज कैबिनेट्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. देखते ही कट मारो, पहले मूवेबल था बट सिंस हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, इट बिकम्स नाउ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. कैबिनेट्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज दे वर परमानेंटली अटैच्ड टू द वॉल्स एंड फ्लोर्स. फ्लोर्स पे अटैच किया था क्या? नहीं. Cabinet are considered fixtures and are automatically transferred with the sale of the property. माना immovable property, but immovable property में भी specifically क्या है? Fixtures है. The status of the cabinet depends on the intention of the seller and buyer. माना intention of seller and buyer पे depend करेगा, but the basic or the obvious use of cabinet is what? For the purpose of kitchen. जैसे ही attach हुआ वो immovable property बन गया. Okay. Next question, students. In a fictional country called Veridia, a person named Alex purchased a house with a spacious backyard.
आफ्टर अ ईयर एलेक्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ स्विमिंग पूल इन द बैकयार्ड, कुछ दिनों बाद उसने डिसाइड किया कि एक स्विमिंग पूल बनाएंगे बैकयार्ड में. However, Alex failed to acquire the necessary permits and approvals from the local authorities. Approval नहीं ला पाया. In the meantime, a new law was enacted in Veredia that classified swimming pools are immovable property. उन्होंने बोला classified immovable property को, that classified immovable properties as सॉरी स्विमिंग पूल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो लॉ ने क्या बोला कि जो स्विमिंग पूल्स होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लाइकली टू अराइज इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा देखना. एलेक्स ने स्विमिंग पूल बनाना डिसाइड किया. एलेक्स फेल हो गया नेसेसरी परमिट्स लेने के लिए. जब तक नेसेसरी परमिट्स लोकल अथॉरिटी ना दे आप यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं बना सकते हैं. एंड स्विमिंग पूल को अब इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में भी डाल दिया है. तो इट सेज Alex would require to obtain a permit for the swimming pool construction retrospectively. बैक डेट से नहीं. अब जब नया लॉ आया रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होने वाला है. द स्विमिंग पूल वुड बी कंसिडर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी. नहीं बोल दिया उन्होंने खुद इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा. एलेक्स वुड फेस पेनल्टीज एंड फाइन्स फॉर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर उसने परमिशन नहीं ली और बना दिया तो उसको पनिशमेंट मिलने वाला है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. लोकल अथॉरिटीज वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग रेट्रोएक्टिव परमिट्स. रेट्रोएक्टिव नहीं, बैक डेट से नहीं, अब नए डेट से उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिट ग्रांट करना पड़ेगा स्विमिंग पूल के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. Adam purchases a piece of land and builds a house on it. The house has several built-in cabinets and installed light fixtures. क्या था उस घर में? बहुत सारे built in cabinets थे और lights थी. One day Adam decides to sell the house to his friend Sarah. During the sale, Adam claims that built-in cabinets and light fixtures are movable property and will be removed from before Sarah takes the possession of the house. उसने बोला कि आप घर खरीदोगे उससे पहले मैं ये remove करूंगा. However, Sarah argues that these fixtures are a part of immovable property which she is buying. उसने बोला ये immovable property का हिस्सा है क्योंकि आपने इसको attach कर दिया है. Which of the following legal principle supports Sarah's argument? तो आपको सरा का argument support करना है. It is a principle of natural attachment. Naturally attach नहीं हुआ है, आर्टिफिशियल अटैचमेंट हुआ है. और यहीं पे स्टूडेंट्स अगर फिक्सचर्स वर्ड आ जाता ना तो आप फिक्सचर्स वर्ड को क्या देते? प्रायोरिटी देते. प्रिंसिपल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब वो मूवेबल नहीं बचा है. प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर, नो, दिस इज अ वे मैं कहूं ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी हैव अ डिफरेंट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 2, जो अगेन डील करता है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 2 क्या कह रहा है? पैसेज नंबर 2 कह रहा है दैट सेक्शन नंबर 5 ऑफ टीपी एक्ट डिफाइन कर रहा है. मतलब इन्होंने स्टूडेंट्स स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अब आपको बताए हैं, अच्छे से देखना. इट सेज सेक्शन नंबर 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स an act by which living person conveys the property, जिससे वो प्रॉपर्टी कन्वे कर रहा है या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, to one or more living persons or to himself or other living persons. The phrase living person includes company, association or body of individuals. Whether incorporated हो सकती है, not हो सकती है. But nothing in this section shall affect the law for time being in force relating to companies, association or body of individual. Section 6 of TP Act क्या कहता है? ये बताता है कि which property may be transferred. Clause A to I of section 6 mentions the property which cannot be transferred. Because इन्होंने general rule दे दिया बेटा, general rule दे दिया, properties of any kind may be transferred. किसी भी kind की property को हम transfer कर सकते हैं. और हमने क्या बोला? प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए. तो अगर आप कह रहे हो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, मतलब 6 क्या बोल रहा है? देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच आर अनट्रांसफरेबल. और वो कौन कौन सी है? ए से लेके आई तक आपको दे रखी है सेक्शन नंबर 6 ऑफ टीपीएम. तो चलो फाइंड आउट करते हैं क्या क्या हमको पॉइंटर्स दे रखे हैं. क्लॉज 8 डिस्क्राइब्स specs successionist cannot be transferred. जो मैंने लिखा था ना, चांस ऑफ हेयर apparent, चांस ऑफ हेयर apparent, जो हमने लिस्ट में लिखा था आज की क्लास में, वही है specs successionist. This clause states that the transfer of bare chance of a person to get a property is prohibited under this section. कि आपको सिर्फ चांस है, उम्मीद है, bare expectation है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ जाएगी तो आज आप ट्रांसफर कर लो, कि वो प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर लोगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आप उसे ट्रांसफर कर दो. Arun expecting that Chandni, his aunt who has no issues, would bequeath her house worth rupees 50,000, ट्रांसफर इट टू भूषण. अरुण को ये लग रहा था कि उसकी आंट चांदनी उसको वो प्रॉपर्टी क्या कर देगी,
एक्सपेक्ट कर देगी, सॉरी ट्रांसफर कर देगी, ये उम्मीद ट्रांसफर कर देगी, उसको उम्मीद है, वो आज ही उस घर को क्या कर देता, बेच देता है भूषण को. द ट्रांसफर इज इनवैलिड एज इट इज mere matter of chance of receiving the property on part of Arun. Thus it is invalid. इसलिए ये क्या है, invalid है. Clause B mention करता है that right of re-entry cannot be transferred. अगर कोई पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट को ब्रीच किया है तो वापस आप ही को एंटर करने का राइट है. The right to re-entry implies a right to resume the possession of a land which has been given to someone else for a certain time. This section mentions that right of re-entry cannot be transferred by itself apart from the land. Example, A grants a lease of the plot of land to B with the condition that if he shall build upon it, अगर उसके ऊपर कुछ भी बनाया, he would re-enter, मतलब A उस घर में वापस re-enter कर जाएगा. तो अब re-enter करने का right किसका, A का ही है. क्या वो बोल सकता है कि मैम आप री-एंटर कर लो उस घर में? नहीं, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं. मैं तभी री-एंटर कर सकती हूँ जब उस घर का ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दे. ही ट्रांसफर्स टू द सी, अपना री-एंट्री का राइट उसने सी को ट्रांसफर कर दिया. हिज राइट ऑफ री-एंटरिंग इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्वेनेंट नॉट टू बिल्ड, द ट्रांसफर इज इनवैलिड. किसको ट्रांसफर किया, सी को किया, वो इनवैलिड है. क्लॉज सी मेंशन कर रहा है ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ईजमेंट इज अ राइट टू यूज और रिस्ट्रिक्ट द use of land of another in some way. For example, the right of way or right of light cannot be transferred. Clause D बोल रहा है mention the interest restricted in enjoyment of himself cannot be transferred. For instance, if a house is lent or to a man for personal use, he cannot transfer his right of enjoyment to another. उसको बोला कि सिर्फ आप पर्सनली उस घर को यूज करोगे तो वो आगे किसी और पर्सन को रेंट पे दे सकता है? नहीं. सेल करवा सकता है? नहीं करवा सकता. क्लॉज डबल डी restricts the right to transfer the maintenance. Such right cannot be transferred as this is a personal benefit for a concerned person. Chalo students, let's attempt the question. First question, it says Arun expects to inherit his aunt Chandani's house worth rupees 50,000. He transfers this expectation to Bhushan. What is the legal status of the transfer? Invalid है. Transfer is valid. Cut मारो जो भी valid दिख रहा है. तीनों ही वैलिड के बारे में बोल रहे, गलत है ना. एक्सपेक्टेशन था कि मुझे मिल जाएगा, अभी तो मिला नहीं ना, तुम तो ओनर हुए नहीं, तो कैसे ट्रांसफर किया रे बाबा. सी ऑप्शन बोल रहा है दैट ट्रांसफर इज इनवैलिड बिकॉज इट्स मियर चांस ऑफ रिसीविंग द प्रॉपर्टी दैट इज स्पेक्स सक्सेशनिस और मियर चांस ऑफ हेयर अपैरेंट. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए ग्रांट्स अ लीज ऑफ प्लॉट ऑफ अ लैंड टू बी विद द कंडीशन दैट बी विल बिल्ड अपॉन इट. ए ने बी को वो लैंड दिया और बोला कि अगर तुमने उसके ऊपर बिल्ड किया, बनाया कुछ भी, लीज खत्म हो जाएगी. ए रिटेन्स द राइट टू री एंटर इफ बी ब्रीचेस द कॉन्वेनेंट. कॉन्वेनेंट मींस एग्रीमेंट. बी देन ट्रांसफर्स हिज राइट टू री एंटर सी. सी को बोल देता कि तुम री एंटर कर लेना. क्यों? तुमने राइट कैसे ट्रांसफर किया? तुमने सी को घर ट्रांसफर किया क्या? नहीं किया ना, तो तुम सी को ये राइट टू री एंटर भी ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर बी उस घर पे कुछ बना ले तो, जो कि तुमने बोला कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा. व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द ट्रांसफर? ट्रांसफर इज कंप्लीटली इनवैलिड. ट्रांसफर वैलिड है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लीज. गलत. ट्रांसफर इज वैलिड बिकॉज बी अलाउज टू ट्रांसफर द राइट. नहीं, ये अलाउ नहीं करते आपको री एंटरिंग का राइट देने का. यही तो बोला है सेक्शन नंबर 6 में दैट री एंट्री का राइट अलाउड नहीं है. ट्रांसफर वैलिड है बिकॉज ए कंसेंट्स. नो, द ट्रांसफर इज इनवैलिड बिकॉज राइट टू री एंटर कैन नॉट बी ट्रांसफर सेपरेटली फ्रॉम द लैंड. अगर आपको री एंटरिंग का राइट देना तो घर भी ट्रांसफर कर दो मिस्टर सी को. ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 8. एक्स हैज राइट ऑफ वे ओवर वाइज प्रॉपर्टी. X transfers this right to Z. जो उसका राइट ऑफ वे है वो Z को ट्रांसफर कर देता कि ठीक है तुम भी इस रास्ते पे चल लो. कैसे? तुमने डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर किया क्या, जिससे वो ईजमेंटरी राइट अटैच था. व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर? इट इज इनवैलिड. वैलिड वैलिड वैलिड. द ट्रांसफर इज इनवैलिड बिकॉज ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर. आप ईजमेंट तब भी ट्रांसफर कर सकते हो जब आप एक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट. A lends his house to B for a personal use. That is restricted interest. सिर्फ तुम यूज करोगे इसको. B transfers his right to enjoyment to C. B ने आगे C को ट्रांसफर कर दिया. अलाउड है क्या? नहीं. Why? Because it is restricted interest. What is the legality of this transfer? Transfer valid नहीं है, valid नहीं है और valid नहीं है. Transfer is invalid because the personal right of the enjoyment of property cannot be transferred. Question number 10 देखो. X has a right to receive maintenance from E. मेंटेनेंस के राइट कैसे हैं स्टूडेंट्स? पर्सनल राइट्स हैं. डी ट्रांसफर्स हिज राइट टू एफ. एफ को ट्रांसफर कर दिया. व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द ट्रांसफर? इनवैलिड है बिकॉज मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस के भी राइट्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते. वैलिड वाले सारे ऑप्शन रिमूव करो. द ट्रांसफर इज इनवैलिड बिकॉज राइट टू मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड सिंस इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सनल राइट अंडर योर सेक्शन नंबर 6.
अगला पैसेज भी स्टूडेंट्स हमारे पास कहां से है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है। सो पैसेज नंबर 3 स्टूडेंट्स बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 7 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी बता रखी है। अब देखना ये एलिजिबिलिटी के बारे में क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज लेड डाउन रूल्स विद रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफरिंग वंस प्रॉपर्टी। क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रूल, only an individual who is competent to enter into a contract with others is eligible to perform property transfer. Furthermore, an individual willing to transfer property should have authority to perform the transfer, though she is not the property's real owner. इन्होंने बोला ये एक इंडिविजुअल ट्रांसफर कर सकता है जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, एंड वो इंडिविजुअल विलिंग होना चाहिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, एंड उसको अथॉरिटी रिसीव होनी चाहिए उस ट्रांसफर के लिए, इवन इफ ही इज नॉट द रियल ओनर। मतलब प्रॉपर्टी का हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उस रिगार्ड में हम पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। इन एडिशन टू द अबव, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर मस्ट बी परफॉर्म बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन हु इज अबव 18 years of age। ये ट्रांसफर कौन कर सकता है? ऐसा पर्सन जो कि 18 years के अबव की एज का है। A person transferring a property must be of sound mind, sound mind का होना चाहिए, should be someone who is not disqualified by law and must not be intoxicated. So ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली ही कैपेसिटी यहाँ बताया है, बोला है he should be major, he should be sound mind, he should be not intoxicated, I can say he should be sober, and final point बोला है he should not be disqualified by law, law उसे disqualify ना करे। Besides, property transfer must take place between living beings, that is it can be an association, a company or a body of individual. The key elements of transfer of property act 1882 are that property transfer must be done by a competent person, he should not be intoxicated, must be of sound mind, should be a major and not disqualified. For conveyance of property, it is necessary that transfer is done before the title. प्रॉपर्टी के कन्वेंस के लिए जरूरी है कि हम ट्रांसफर पहले करें, इससे पहले कि हम टाइटल ट्रांसफर करें, मतलब पोजेशन आप पहले ट्रांसफर कर दो। कन्वेंस कैन बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट और डिसाइडेड टू बी एक्सरसाइज्ड इन फ्यूचर। फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफरेबल। कहने का मतलब है सेक्शन नंबर 6 को भी कंप्लाई करो, 7 को तो कंप्लाई कर रहे हो पार्टीज की कंप्लायंस बता के, लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 को भी कंप्लाई करना है जो बोल रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। सम प्रॉपर्टीज लाइक राइट टू स्यू, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, स्टाइपेंड टू द एयरफोर्स, नेवी, political prisoners, civil prisoners, and the chance of heir apparent to succeed to an estate are not transferable. The property must comply with the mentioned condition in order to be transferable. In the event of condition become forbidding by law, immoral, impossible, opposed to public property policy, the transfer would be considered void. अब क्या मुझे इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता है? शायद नहीं मैम, बिकॉज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारी कंडीशन, जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशनल ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी कंडीशन जैसे हम ऑफर में पढ़ते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, जैसे हम कंसिडरेशन में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी चीज फॉरबिडन बाय लॉ है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, फॉरबिड, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, वो चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, वो चीज वॉइड एग्रीमेंट में चली जाती है, वैसे के वैसे ही वॉइड ट्रांसफर होता है। Property transfer to an unborn child is not allowed. However, it can be first transferred in favor of an individual who is alive on the transfer of date. कहने का मतलब है अनबॉर्न चाइल्ड को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए एक कंडीशन है, आप आज जो कोई व्यक्ति जीवित है उसके नाम में प्रॉपर्टी कर दो, और वो उस प्रॉपर्टी को तब तक होल्ड करेगा जब तक अनबॉर्न पर्सन क्या नहीं हो जाता, बर्थ नहीं ले लेता। द मोमेंट द अनबॉर्न पर्सन comes to birth or comes on the earth, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। The property will vest in person's name until the child is born. The transfer of property must take place during the individual's lifetime, and the perpetuity rule must not be followed during the transfer. ठीक है, परपेचुइटी मतलब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक के लिए नॉन स्टॉप आपने ट्रांसफर कर दिया, ये अलाउड नहीं होगा। Property transfer can be done via verbal oral agreement except in case that require the written agreement.
For instance, sale of movable property whose value exceeds 100 rupees, transfer of actionable claim, immovable property lease that exceeds more than a year, a gift that's in form of a immovable property. ये सब हमें कैसे करना है? रिटन स्टेटमेंट से करना है. ये अभी हम स्टूडेंट्स अपने नोट्स में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं. So now let's begin with the questions. क्या कहता है? Sarah wants to transfer her ancestral house to her cousin. किसको देना चाहती है? अपने cousin को ये घर देना चाहती है. She is 16 years old and of sound mind. Is she eligible to perform the transfer? No. क्यों? क्योंकि minor है. Major नहीं है, below 18 years है, not capable, not competent to transfer as per section number 7 of Transfer of Property Act. She is of, ये बोल रहा है yes she is of sound mind. बाकी तो qualification भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना. No, because she is not 18 years. Absolutely correct. Yes, because she is because the property is ancestral. Ancestral property के लिए भी आपको competent होना पड़ेगा. No, because she is not the real owner. रियल ओनर नहीं होने की वजह से उसकी 16 इयर्स की कम की एज उसको अलाउ नहीं कर देती प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मार्क वेंट टू ट्रांसफर हिज राइट टू रिसीव अ पेंडिंग पेमेंट फ्रॉम अ बिजनेस डील टू हिज फ्रेंड लीसा. इज दिस ट्रांसफर वैलिड? देखना. मार्क गया टू ट्रांसफर हिज राइट टू रिसीव अ पेंडिंग पेमेंट. वो ना किसी से पेमेंट मांग रहा था स्टूडेंट्स. तो पेमेंट मांगने का राइट था उसका उस पर्टिकुलर पर्सन से. वो पेमेंट मांगने का राइट उसने किसको ट्रांसफर कर दिया? लीसा को ट्रांसफर कर दिया. इज द ट्रांसफर वैलिड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इट इज नॉट. इट इज नॉट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्शनेबल क्लेम. क्या इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट्स? एक्शनेबल क्लेम. ना तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्लोज फ्रेंड होने की वजह से नहीं हो जाता. नो, बिकॉज पेमेंट इज नॉट मेंशन. पेमेंट ना मेंशन करने की वजह से, सॉरी, वैलिड है. इट इज वैलिड, नॉट इनवैलिड. इट इज वैलिड. एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर स्टूडेंट्स वैलिड होता है. एक्शनेबल क्लेम मींस क्लेम जिसपे मुझे एक्शन लाने का अधिकार है, वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ. आई कैन टेल यू कि बेटा जाओ और उस पर्सन से पैसे मांग लो. वाई? क्योंकि हो सकता है आप भी मुझसे पैसे मांग रहे हो सकता है मैं सिर्फ आपको ऐसे ही पैसा देना चाहती हूँ, तो मैं आपको बोल सकती हूँ गो एंड आस्क दैट पर्सन to give that amount to you because I'm already demanding certain amount from that person. Okay. Next question, students. It says Emily want to gift her a piece of land to her niece Mia. गिफ्ट किसका हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का. इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. मतलब राइट करो, सिग्नेचर करो, प्लस रजिस्टर करवाओ इसको. द लैंड इज वर्थ 200 रुपीज. हाउ शुड दिस ट्रांसफर बी एग्जीक्यूटेड? देख लो क्वेश्चन पे आ जाओ. यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पे देख लो. The property transfer can be done by verbal or oral agreement except in case जहां पे written agreement require है. written कहां पे है? Sale of movable property, value exceeds 100 rupees, transfer of actionable claim, immovable property lease जहां पे property 1 साल से ज्यादा है, and gift in form of immovable property. तो immovable property की gift के लिए हमें written agreement करवाना पड़ेगा. कहां गया क्वेश्चन नंबर 13? yes. बोल रहे हैं verbal agreement जरूरत नहीं है. written agreement signed by both the parties. रिटन एग्रीमेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द गिफ्ट. बिल्कुल रिक्वायर्ड है बेटा. अगर गिफ्ट है और गिफ्ट किसका हो रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी का. हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, हम पोजेशन दे सकते हैं. लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं, हमें हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या जैसे हम कहते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू करना है, वही होगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. David plans to transfer his property to his son who is yet to be born. Is this transfer valid according to transfer of property? नहीं, क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. प्रायर इंटरेस्ट मतलब पहले एक जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो और जब ये अनबॉर्न बेबी बॉर्न होगा तो इस पर्सन को प्रॉपर्टी चली जाएगी. Yes, is the property is intended for family? No. What if he did not intend to transfer it to his son but to other person who is not the member of his family? Then C बोल रहा है yes if David provides a written consent for the unborn child. किससे लेगा written consent? ये कंडीशन ही मेंशन नहीं कर रखी है. B बोल रहा है no because the property must be transferred to a living person first. जो living person first होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं prior interest. So B is the right answer. No because property transfer cannot be done within family. बिल्कुल किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है फैमिली के विदिन, और ये कोई ग्राउंड नहीं है हमारे डेविड के ट्रांसफर को इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए. A company wants to transfer its office building to another company through a written agreement. The office building is on lease for a 5 year. Is a written agreement necessary for the transfer?
क्या रिटर्न एग्रीमेंट नेसेसरी है। क्यों है? क्योंकि ये किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? अच्छा, ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्डिंग है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, एंड लीज कर रहे हैं मतलब मोर देन 1 ईयर हो गया, 5 ईयर्स हो गया, और जहां पे लीज हो रही है मोर देन 1 ईयर्स, वहां पे हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? रिटर्न रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये कैसे कर रहे हैं? रिटर्न एग्रीमेंट से कर रहे हैं। यस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज एक्सीडिंग 1 ईयर। यस, बट ओनली इफ बिल्डिंग इज वर्थ सर्टेन अमाउंट। नहीं, लीज में अमाउंट नहीं चाहिए, लीज में हमें क्या देखना है? ड्यूरेशन देखना है। लेस देन 1 ईयर है तो हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हम ओरली कर सकते हैं एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ले लेंगे। लेकिन अगर एक्सीडिंग 1 ईयर है तो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट से ही करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलेंगे हम अपने अगले पैसेज पे, जो कि डील करता है आपके इन्वायरमेंटल लॉ से। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद दिस पैसेज एंड देखते हैं कि इसमें लॉ ऑफ इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल लॉ से रिगार्डिंग आपको क्या सिचुएशन या पैसेज में law provided है। It says polluter pays principle essentially holds that the polluter will be liable for the pollution caused to the environment। यही बोलता है। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? जिसने pollution create किया है that person is going to be liable। The polluter is liable for every damage caused to the environment। So according to the polluter pays principle, the polluter has to not only compensate the victims of pollution but also compensate for the restoration of the environmental degradation caused under 1972 and 1974 OECD recommendation 1 and 2। The measures to be taken by the polluter for controlling the pollution is decided by public authorities so that the environment is in acceptable state post the industry operation। जो इंडस्ट्री ऑपरेशन है उसके बाद भी अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो यू हैव टू कॉम्पनसेट टू द विक्टिम। नॉट जस्ट दैट, बट यू हैव टू रिस्टोर द environment in the situation in which it was or in which it would have been had the pollution not been caused। Therefore, the polluter bears the cost of the health hazards caused to the public as well as cost of restoration of the environment। In India, the polluter pays principle was for the first time applied and defined in 1996 case of Indian Council of Environmental Legal Action वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बता रहे कि इंडिया में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पहली दफा कब हुआ था? इट वाज एन इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, Justice Dalveer Bhandari determined that reversing the imbalance caused to the ecology is a part and parcel of the industrial process। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है। Thus, the financial responsibility of taking prevention and controlling measures for the pollution caused should rest upon the industry which caused the pollution। So कहने का मतलब यही है कि जिसने pollution cause किया, he should be responsible, and responsibility भी कैसी है? Financial responsibility है। The financial burden cannot be shifted to the shoulders of the government, neither in preventing nor in correcting the debt। फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के शोल्डर पे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आपने पर्सनली लॉस किया है ना, तो गवर्नमेंट को आप इम्पोज नहीं कर सकते उस पर लाइबिलिटी। Multiple interlocutory and interim applications were filed in this case after the dismissal of the writ petition, the review petition, and the curative petition by the court। The judge in this case, Justice Dalveer Bhandari, considered that it is easier for the men with power and authority to disobey or non-comply with the judicial pronouncement। In the case of Research Foundation for Science Technology National Resource Policy versus Union of India and others, and Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India and others, judges ने ये चीज बताई है। क्या बताया है? Judges respectively ended up with a conclusion that the principle such as the precautionary principle and the polluter pays principle form an intrinsic part of the laws of environmental laws in India। The polluter pays principle was already considered a part of customary practices of international laws for the protection of the environment। Hence, the principle ought to be included in the environmental laws of India according to the judges। ठीक है? The judges further improved the scope of implementation of the principle in AP Pollution Control Board versus Professor M.V. Naidu, retired, and others cases।
The judges enable the courts, tribunals, and other environmental organizations to apply these principles when cases are registered in tribunal or organization. Clear है? चलो सिचुएशन डील करेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो. इन अ हाइपोथेटिकल केस, a large industrial complex located near a river is found to have been discharging toxic chemicals into water for years. बहुत सालों से वो क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं किसमें, उस पर्टिकुलर एरिया में. The local community downstreams has suffered the health issues and river ecosystem is severely degraded. How does the polluter pays principle apply in this situation? इस situation में polluter pays principle कैसे apply होता है? Government is responsible. देखते ही कट मारो, बिकॉज polluter pays principle गवर्नमेंट को रिप्लाई रिस्पॉन्सिबल करने को बोलता ही नहीं है. The industry must compensate the affected community and cover the cost of restoring both ecosystem and community's health. रिस्टोर भी करना है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं. इंडस्ट्री इज ओनली रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द इफेक्टेड कम्युनिटी फॉर हेल्थ विद द गवर्नमेंट हैंडलिंग इकोसिस्टम. नहीं, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं तो गवर्नमेंट आपकी पार्टली लायबिलिटी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. गवर्नमेंट टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एट ऑल. सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स negligently releases hazardous gases into air. देखना, negligently, resulting in respiratory illness among nearby residents. जो आसपास जितने भी residents थे उनको respiratory problem create किया. The company is fined for the health damages caused. How does the situation align with the polluter pays principle? Polluter pays principle से ये कैसे align होता है? The company should be fined if it intentionally causes. क्या intention matter करता है? The company should be fined for health damages, but it is not responsible for restoring the environment. क्या environment restore करने के लिए responsible नहीं है? गलत. Polluter pays principle बोलता है कि restore कीजिए, fine भी pay कीजिए. The company should be fined for health damages and held accountable for restoring the environment. Absolutely correct. Last option पढ़ते हैं. Government should pay. Government क्यों pay करेगी बेटा? Polluter pays principle clearly बोल चुका है, government किसी चीज के लिए liable नहीं रहने वाली है अगर लॉस किसी इंडिविजुअल ने किया है तो. नेक्स्ट, in a case involving a mining company that has caused extensive soil erosion and deforestation leading to loss of biodiversity and affecting nearby communities, how might the polluter pays principle influence the court's decision? कोर्ट के डिसीजन को polluter pays principle कैसे इफेक्ट करने वाला है? जब एक माइनिंग कंपनी है जिन्होंने एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन किया है, कैसे वो कंपनी को लायबल ठहराएंगे स्टूडेंट्स? कोर्ट में होल्ड द माइनिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एनवायरमेंटल डैमेजेस एंड रिक्वायर देम टू पे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इफेक्टेड एरिया. क्या बोला? डैमेजेस भी पे करो प्लस रिस्टोरेशन भी करो. ऑप्शन ए करेक्ट है. लेट्स रीड अदर ऑप्शंस आल्सो. ऑप्शन बी स्टेट्स दैट द कोर्ट में एब्सॉल्व द माइनिंग कंपनी ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्सॉल्व मींस गेट अवे, रिलिंक्विश, टू लेट देम गो. नो. and seek alternative ways. No, polluter pays principle allow ही नहीं करता है. The court may impose fines on the affected community for not preventing environmental damage. Communities की कोई गलती नहीं थी बेटा. The court may allocate a portion of restoration cost to the government. Government की liability यहाँ नहीं बनेगी. Polluter pays principle says the person who is polluting is going to be directly liable for paying the damages as well as restoring the environmental degradation in the original situation. Question number 19. A situation arises where a local government fails to regulate the waste disposal facility properly. Government fail हो गई, okay? Leading to pollution of nearby water resources. The community experiences health issues and aquatic life is severely impacted. How polluter pays principle can be applied over here? सो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, दोनों चीजों के लिए रहने वाली है. क्या करने वाली है यहाँ पे? कम्युनिटी के जो हेल्थ इश्यूज है उसको भी ठीक करो, एक्वेटिक लाइफ को भी ठीक करो, रिस्टोर करो इन सारी चीजों को. वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पनसेटिंग द कम्युनिटी. नहीं, गवर्नमेंट ने किया ये सब कुछ. both the waste disposal facility and the government should share the responsibility for compensating the community and restoring the ecosystem. ध्यान रखना, क्योंकि वो कम्युनिटी जो है जो इसको वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी दे रही है उनका भी तो यहाँ पे हाथ था ना स्टूडेंट्स. सो फॉर दैट रीजन बी इज करेक्ट. सी बोल रहा है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पनसेटिंग कम्युनिटी एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी रिस्टोर करेगी इकोसिस्टम को. नहीं, दोनों बराबर करने वाली है.
फैसिलिटीज ओनली अकाउंटेबल फॉर कॉम्पनसेटिंग एंड गवर्नमेंट फॉर इकोसिस्टम। नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाइबिलिटी नहीं रहेगी, दोनों की बराबर गलती थी, दोनों बराबर दोनों चीजों के लिए लाइबल रहने वाले हैं। Question number 20. A court is reviewing a case involving a factory that emitted pollutants into a nearby forest. कोर्ट एक केस रिव्यू कर रही थी जहां पे एक फैक्ट्री इन्वॉल्व थी इन एमिटिंग पॉल्यूटेंट्स इनटू नियरबाय फॉरेस्ट causing extensive damage. The forest argued that it was following legal emission limits at the time. How might court's decision align with the polluter pays principle? तो उनका कहना है कि हम तो उतना ही नुकसान कर रहे थे जो कि लिमिट दे रखी है। लिमिट देने का ये मतलब नहीं कि आप डिग्रेडेशन कर दो इन्वायरमेंट का। The factory should not be held liable since it followed legal emission limits, but you see the fact students extensive damage हो चुका था, extensive damage है, तो factory is accountable for the pollution regardless of legal emission limits and must cover restoration cost also. C बोल रहा है the factory is accountable for pollution regardless of legal emission limits and must cover the restoration cost. क्या बोला है? एंड मस्ट, ऑप्शंस तो दोनों सेम ही हैं, ठीक है। द फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल रिगार्डलेस ऑफ लीगल एमिशन एंड मस्ट कवर, दोनों ये स्टूडेंट्स ऑप्शन सेम है, तो आप बी के साथ भी जा सकते हो, सी के साथ। ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स क्या है, सेम है, कॉपी पेस्ट हो गया है। ओके, क्लियर है, आगे चले। ओके, एंड मस्ट कवर रिस्टोरेशन कॉस्ट, ठीक है। डी बोल रहा है फैक्ट्री शुड ओनली कॉम्पनसेट द इफेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ रिलेटेड। नो, गवर्नमेंट में आप क्यों चले जाते हैं? जब गलती आपने की है तो फिर गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी, क्यों लायबल होगी, राइट? चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पैसेज आल्सो डील्स विद द लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। देखो क्या कहता है नेक्स्ट पैसेज, इट सेज टू स्टॉप दिस रैपिड डिफॉरेस्टेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट एनैक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. The section 2 restricts the state government and other authorities to make laws in following matters without the prior permission of the central government. क्या बोला? सेक्शन 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटीज फॉलोइंग मैटर्स में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के कोई लॉ नहीं बना सकती है। दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट यू नीड द प्रायर कंसल्टेशन, और हम कह सकते हैं परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेट्स सी कि सेक्शन नंबर 2 में कौन कौन सी चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रोका है। इट सेज फर्स्ट दैट दे कैन नॉट डिजर्व or reserve any forest land or any portion of it reserved under any law for time being enforced in state or any particular or any other part. They cannot deserve any forest land. किसी भी forest land को ऐसे निकाल नहीं सकते हो आप, या किसी को बेच नहीं सकते हो। That the forest land and the other portion, any portion of it cannot be used for non-forest portion. Non-forest purpose के लिए यूज नहीं कर सकते आप किसी भी ऐसे पोर्शन को। That they cannot assign any forest land or any portion of it by way of lease to any private person or anybody or organization not controlled by the government of India. ऐसी organization को नहीं दे सकते which is not controlled by government of India. Point 4, that the forest land and any part of it grown naturally may be cleared for reforestation, reafforestation. कि आप ऐसा कोई भी लैंड को जो नेचुरली ग्रो हुआ है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन डिफाइंस द टर्म नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या होता है। इट मींस क्लीनिंग एनी फॉरेस्ट लैंड और इट्स पोर्शन फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटिंग ट्री, कॉफी स्पीशीज, रबर, पाम्स, ऑयल बियरिंग प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, or for any purpose other than afforestation, but it should not include any work related to preservation, evolution and administration of forest and wildlife. It was stated in the state of MP versus Krishnadas Tikaram 1994. ये चीज बताई उन्होंने कि एग्जैक्टली आपके नॉन फॉरेस्ट पर्पस में आता क्या है जिसके लिए आप इस लैंड को यूज नहीं करने वाले हैं। In this case, the respondent were granted the mining lease of limestone in forest area in year 1966 for a period of 20 years. 1986 में क्या हुआ? After its expiry, the respondent approached the state government for its renewal. Respondent किसके लिए चले गए? Renewal के लिए चले गए। State government passed the orders to renew the lease for 20 years. The Forest Department called this order. This cancellation was challenged before the Supreme Court of India. The Supreme Court held that Section 2 of Forest Conservation Act, the state cannot grant or renew the license without the prior approval of the central government. बोला state government आपने renew कैसे किया ये license को? We have already mentioned under Section 2 that you cannot renew anyone's license without the consent of state government. Therefore, the cancellation of the order was properly made in Krishna Devi Malchand Kamatia versus
Bombay Environmental Action 2012, the appellant were accused of violating court orders and facing contempt proceedings for constructing a bund that harmed the mangrove forest in a Kazri zone. ये जनरली CRZ I zone होता है, वो Kazri zone होता है, ठीक है. The Supreme Court ruled that manufacturing salt through solar evaporation was not permitted in this ecological sensitive area. तो ये सारे मुद्दे थे स्टूडेंट्स, ये सारे केसेस थे जो कि डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट को तक इंटरफेरेंस करना पड़ा है यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है. The state government of Varadia has identified a large piece of forest land that they believe to be put to a better use of economic development. State government बोला, ठीक है, वो इस लैंड को किस लिए यूज करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. They plan to lease this land to a private mining company for bauxite extraction. उन्होंने बोला bauxite extract करेंगे, which is a mineral resource. इसके लिए private mining company को ये land दे दिया. How does the Forest Conservation Act 1980 impact this decision? ये impact कैसे करता है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए. क्लियरली सेक्शन नंबर 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने बोल दिया है. स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोसीड विदाउट रेस्ट्रिक्शन. गलत है. स्टेट गवर्नमेंट नीड्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लैंड दी to lease the land for mining. बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं. State government can lease the land for mining but only if the company is controlled by government of India. ऐसा कुछ भी प्रोविजन हमने इस पैसेज में नहीं पढ़ा है और ना ये लॉ कहता है. The state government can lease the land for mining as long as they allocate equal amount for reforestation. No. So the right answer is B. ठीक है. Next question. A tribal community in the state of Rajapur has been cultivating small area of forest land for generations to sustain their livelihood. The community wishes to expand their cultivation to meet their growing needs. क्या community उस cultivation को expand कर सकती है उस forest area में? नहीं कर सकती. How does the Forest Conservation 1980 Act applies to them? अगर ऐसा करना है तो central government की permission चाहिए. The tribal community can expand their cultivation without any restriction. गलत है, restriction तो लगी हुई है. कौन सी? Central government approval. Tribal community must obtain prior permission from central government to expand their cultivation. C बोल रहा है tribal community can expand if allocate a portion for wildlife preservation. This is illogical and irrelevant option. D बोल रहा है tribal community can expand their cultivation as long as they plant medicinal plants. ये कोई condition नहीं है, नहीं आती हुई plant उनको medicinal plants करने का, तो that is also not a valid condition. ठीक है स्टूडेंट्स. Moving on to next question. देखो क्या बोलता है. A multinational company wants to establish a factory for producing industrial chemicals on a piece of forest land located near a river. They claim that their factory will provide jobs and contribute to the local economy. How does Forest Conservation Act influence this proposal? कैसे influence करता है स्टूडेंट्स? सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए आपको फॉरेस्ट पे कुछ भी करना है. It falls in the list concurrent list. Concurrent list, that means both center and union has power to make laws on it. So yes, company can proceed with establishing factory as along with allocating funds. ऐसा हमें कुछ passage में इस particular law ने नहीं बताया. Company needs prior permission from the central government for the use of land for non forest purpose. Non forest purpose में ये mining का जो मुद्दा है वो आपके passage में दे रखा है. Company can establish factory without any restriction. ये तो गलत है ना. अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शन या अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दे रखा है. द कंपनी कैन स्टैब्लिश द फैक्ट्री विदाउट परमिशन. विदाउट परमिशन नहीं हो सकता है. लॉ सेज दैट द परमिशन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The state government of Surya Desh has been facing pressure from multinational corporation to grant them a lease for a vast area of forest land for setting up a luxury resort. State government of Surya Desh has been facing pressure from multinational कॉर्पोरेशन. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रही है, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोल रही है कि आप हमें क्या कीजिए, लीज ग्रांट कीजिए एक वास्ट फॉरेस्ट एरिया का. द कॉर्पोरेशन प्रॉमिसेस सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर अ स्टेट. हाउ डज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इम्पैक्ट दिस सिचुएशन? कॉर्पोरेशन को क्या चाहिए? कॉर्पोरेशन बोल रहा है कि हमें सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट होने वाला है. कैसा कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके? खुद से नहीं कर सकती. रीजन बीइंग क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट अ लीज टू द कॉर्पोरेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स? नहीं. The state government needs prior approval of central government to lease the forest land for luxury resort. That is to say, जो आपका नॉन फॉरेस्ट यूज हो रहा है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए.
State government can grant lease if they ensure portion to be designated for wildlife preservation. आपका लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता है पैसेज में. State government can grant the lease if the corporate agrees to conduct regular reforestation program. Last question for the day, students. A local community in the state of Mahima has been engaged in sustainable agroforestry practice with designated forest area. They have been growing a mix of crops and trees for several decades. How Forest Conservation Act 1980 applies to the situation? कैसे अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? अब अगर इनको कंटिन्यू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. साफ साफ पांचों क्वेश्चन में एक ही चीज घुमा फिरा के कह रखी है. विदाउट रेस्ट्रिक्शन कम्युनिटी ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकती है. कम्युनिटी मस्ट ऑब्टेन permission from the central government to continue the agroforest practices. Absolutely. It can continue agroforest practices if they allocate a portion of land for timber production. ऐसा आपके पैसेज में नहीं बता रखा है. एंड इट कैन कंटिन्यू इफ दे पार्टनर विद द एनजीओ. तो एनजीओ से पार्टनर करना आपके एक्ट को वैलिड नहीं कर देता है. तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमारे पास, जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्लस इन्वायरमेंटल लॉ के 5 पैसेजेस सॉल्व किए, फटाफट से रिवीजन किया. इन्वायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको इतना कहूंगी कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, कॉम्पोजिट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑल दी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जानना जरूरी, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स का मतलब आपको पता होगा तो एग्जाम में इसका एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच.